विराम चिन्ह। एक नया टॉपिक है। थोड़ा बहुत मैं जब वाक्य शुद्धि आपको पढ़ा रही थी तो एक दो विराम चिन्ह मैंने बताया था, क्योंकि वाक्य शुद्धि में अगर आपको विराम चिन्ह भी नहीं लगाने आ रहा है ना तो अशुद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, विराम का मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या कोई गद्यांश पढ़ते हैं, पद्यांश पढ़ते हैं, तो एक लय में जब पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा रुकना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक सुबह से आप स्कूल में जाते हैं ना, 4 बजे तक लगातार नहीं पढ़ते हैं, बीच में रुकते भी हैं। बीच में एक लंबा अंतराल होता है 12 बजे के बाद, मध्यांतर अंतराल। और बीच में अगर घंटियां भी चेंज होती हैं 40 मिनट के बाद, लगातार एक टीचर अगर 2 घंटी पढ़ा दे तो भी बच्चे उब जाते हैं। इसलिए बीच बीच में जो 40 मिनट तो टीचर गया फिर आया, तो देखिए वो जो आपको गैपिंग 10 मिनट का या 5 मिनट का मिलता है वो आपको एनर्जी देता है अगली घंटी के लिए। इसीलिए हमारे हिंदी में विराम चिन्हों को रखा गया है कि कहाँ कम रुकना है, कहाँ ज्यादा रुकना है। ठीक है, तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो हमें थोड़ा या ज्यादा रुक करके थोड़ा सा वायु या सांस लेना पड़ता है आगे की बोलने के लिए, आगे की प्रिपेयर होने के लिए। एक लय में आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखिएगा बेटा, ये इसका अर्थ है। विराम का अर्थ है कि रुकना या ठहरना। परिभाषा जरा लिखिएगा। लिखिएगा, शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने, किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में ठहरने के लिए लेखों में जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पढ़ते या बोलते समय थोड़ा सा विश्राम करने के लिए विशेष भाव को प्रकट करने, जैसे आश्चर्य का भाव है, आह कितना सुंदर, तो आश्चर्य का भाव जो प्रकट हो रहा है आह कहने से ही प्रकट हो जा रहा है, वहां हम थोड़ा सा रुक रहे हैं। ठीक है, जैसे लोग हुर्रे छुट्टी हो गई, हुर्रे हम जीत गए, तो आप देखिए वो भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, अरे ये क्या हुआ, तो हम अपने भाव को प्रकट करने के लिए या फिर बोलते समय थोड़ा सा रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग अगर देखना हो तो छोटे बच्चों में देखिए, आप लोग तो मतलब सब गवा दिए हैं, बड़े होते होते सब विराम चिन्ह लगभग भूल गए हैं। छोटे बच्चे उस चीज को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि वो पहला स्टेप होता है। जब नया नया किसी में जाते हैं तो हर चीज सीखते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो ये छोटे बच्चे बड़े अच्छे से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहाँ कामा लगा है तो थोड़ा सा कामा की जगह रुकेंगे, जहाँ खड़ीपाई लगा है खड़ीपाई की जगह रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग तो एक ही लाइन में पढ़ लेते हैं, खड़ीपाई कहाँ गया, विराम कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, तो हिंदी में कुछ विराम चिन्ह है, हिंदी में बस एक ही है, जानिएगा बेटा, बाकी सब अंग्रेजी से आके घुस गए हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी से आ गए हैं तो हिंदी एक्सेप्ट कर लिया है, हिंदी में एक ही है, ये बस जानिएगा, पूर्ण विराम।
ठीक है, जो ये खड़ीपाई का चिन्ह लगाते हैं उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। और इसका प्रयोग दोहा और चौपाइयों में खूब होता है। जो आप पहले के सूरदास तुलसीदास पढ़े होंगे तो पूर्ण विराम है, तो आप देखेंगे अगर दोहा जहाँ खत्म हो रहा है तो हाँ, फिर ये जहाँ खत्म होगा डबल, और जहाँ एक लाइन खत्म होगी वहां पे सिंगल। ठीक है, तो ये हिंदी का है, बस यही है, बाकी आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बाकी सब अंग्रेजी से हमारे यहाँ घुस गया है, चाहे कामा हो, चाहे पूर्ण विराम हो, चाहे प्रश्नवाचक चिन्ह हो, सब अंग्रेजी से आया हुआ, हिंदी का कुछ नहीं है। हिंदी का केवल यही है। इसीलिए जितने भी कवि और कवि हैं पुराने के, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के, आपको यही चिन्ह मिलेगा, बाकी कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। आप दोहा पढ़िए, चौपाई पढ़िए, सोटा पढ़िए, चाहे कुंडलियां पढ़िए, चाहे बरवे पढ़िए, कुछ पढ़िए, आपको यही दो चिन्ह मिलेगा, बाकी कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी जो चिन्ह आए हैं वो अंग्रेजी के प्रभाव की वजह से हमारे हिंदी में आ गए हैं और हिंदी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है, तो कुछ विराम चिन्ह है उसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको क्लियर कर रहे हैं। पहला है पूर्ण विराम, और यहाँ पे ठीक है प्रतीक के रूप में लगाते जाइएगा। इसका प्रतीक क्या है, तो ये खड़ीपाई है। ठीक है, पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम। ये दोनों को पूछता है। ठीक है, अल्प विराम, अर्ध विराम। चौथा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। एकल अवतरण चिन्ह, एकल अवतरण चिन्ह, एकल अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह। चिन्ह भी आगे लगाते जाइए बेटा, चाहे ऐसे करके लगाइए, चाहे जैसे भी आपको लगाना हो उसको क्लियर करते जाइएगा। ठीक है, सातवां है कोष्टक, ही आप लोग पढ़े होंगे ना गणित में। हिंदी में भी यूज होता है एक का, सबका नहीं होता है लेकिन एक का होता है। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, हाँ लाघव चिन्ह, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, अंशपद या त्रुटि सुधार चिन्ह, त्रुटि सुधार चिन्ह।
तुल्यता बोधक, तुल्यता बोधक, स्थान पूरक या रिक्त स्थान चिन्ह, रिक्त स्थान चिन्ह, समापन चिन्ह, विस्मयार्थी बोधक चिन्ह, क्या हुआ पूछो बेटा? वो 13 वाला 13 वाला हंस पद या त्रुटि सुधार चिन्ह, ये ऐसे बनाना है, ऐसे जो नहीं छूट जाता है। हाँ कोई चीज आप लिख रहे हो ना, जैसे वह गया, अब घर आप भूल गई है तो घर को दर्शाने के लिए यहाँ लिख के लिखा जाता है ना, वही है। हम लोग चिन्हों गलत लगाते हैं ना, थोड़ा सा एरो करके बनता है ये। हो गया बेटा? बस एक बार देख लीजिए इसको जरा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया ना, हिंदी में केवल पूर्ण विराम का यूज होता है। अगर ये डबल कर देंगे तो परिपूर्ण यति हो जाएगा। जब दोहा चौपाई करते हैं, ठीक है, तो सम चरणों के अंत में ये लगता है, फिर ये लास्ट में ये लगता है। और अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉमा बोलते हैं, ठीक है, तो ये अल्प विराम है। अर्ध विराम, ठीक है, एक बिंदी लगा रहेगा, फिर कामा लगा रहेगा, ठीक। और प्रश्नवाचक, जो कि आप इंग्लिश में इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, वही है एकल, जिसको सिंगल इन्वर्टेड कामा आप लोग बोलते हैं। कि सिंगल ये लगा है, देखिए ऐसे, फिर ऐसे लगा हुआ, और दोहरा डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है। अब सिंगल है, जैसे कोई पुस्तक का नाम आ गया तो आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। अगर दोहरा है, कोई कथन है, कथन को चेंज नहीं कर सकते हैं, कथन को सेम टू सेम वैसे ही लिखना पड़ता है, तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा पे लिखा जाता है। और कोष्टक, ये दोनों कोष्टक तो आप गणित में, लेकिन ये वाला कोई कठिन चीज है तो उसको क्लियर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं,
ठीक है। अब आ गया कि क्षेत्र, अब ने तो कोष्टक में खेत लिख करके उसको क्लियर किया जाता है। तो कठिन शब्द को क्लियर करने के लिए ये जो बीच वाला कोष्टक है इसको किया जाए, छोटा कोष्टक। और निर्देशक चिन्ह, डैश का जो चिन्ह आप लोग लगाते हैं, कोई आप क्लियर कर रहे हैं कि मान लीजिए हम व्याख्या करने जा रहे हैं सूरदास की, तो डैश का चिन्ह लगा दिए तो निर्देशक चिन्ह हो गया कि इसके आगे आप पढ़िए। योजक चिन्ह, जब दो शब्दों को जोड़ना होता है जैसे माता और पिता, तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। लाघव चिन्ह, कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है आप उसको नहीं करना चाहते, जैसे पीएचडी है, ठीक है, तो अब पीएचडी में पी लिख के सुनना, एच लिख के सुनना, डी लिख के सुनना लिख देते हैं ना, तो ये बड़ी चीज को शॉर्ट कर देता है। ठीक, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम जैसा नाम ही है, आगे हम इसको बताएंगे। और विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, और इसमें थोड़ा सा इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए आप लोग खूब हिस्ट्री में लिखते हैं, सोशल में इसको विवरण देने के लिए, व्याख्या देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और हंस वक्त, कोई शब्द लिखते समय आप भूल गए हैं और आपके पास जगह नहीं है, अब उस लाइन में जगह नहीं लिख दी, हम काटेंगे कहाँ, तो इसको डैश का चिन्ह ऐसे लगा करके ऊपर दर्शा दिया जाता तो वाक्य आपका शुद्ध माना जाएगा। ये ऑप्शन दिया अंग्रेजी से, हिंदी में नहीं है, जो छूट गया, ठीक है। और स्थान पूरक, मतलब कोई चीज खाली है, आप कहना चाह रहे हैं, जैसे नाटक उटक में कोई गाली गलौज ही दे रहा है, अब गाली गलौज तो लिखा नहीं जाएगा, तो इसको डैश करके दर्शा दिया जाता है। हम कुछ कहना चाह रहे हैं, भाव हमारे अंदर से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो डैश देख के छोड़ दिया जाता है कि आप समझ जाइए, जो भी समझना हो समझिए, ठीक है। कुछ चीजें हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ये स्थान आप समझिए, ऐसे ऐसे करके दे दिया। और समापन चिन्ह, ये लोग तो आप लोग लास्ट में खूब लगाते हैं, जो समाप्त हो गया तो इसको खत्म, जैसे हिंदी समाप्त हो गया तो लगा दीजिए, इससे मालूम होता है कि आपका समापन हो गया। ग्रंथ वगैरह में लास्ट में ये दिया जाता है। इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या दो ही कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये समापन चिन्ह, ठीक है। अब पहला हेडिंग डालिएगा बेटा, पूर्ण विराम। लिखिएगा, जिस वाक्य में प्रश्न को छोड़कर अन्य कोई भाव, जिस वाक्य में प्रश्न को छोड़कर अन्य कोई भाव निहित हो, अन्य कोई भाव निहित हो, उस वाक्य की समाप्ति पर, उस वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पहला नियम ये कहता है कि प्रश्नवाचक को छोड़ करके, चाहे वो नेगेटिव से हमसे मतलब नहीं है, साधारण वाक्यों कोई मतलब नहीं है, जैसे वह यहाँ रहता था, ठीक है, एक सिंपल वाक्य हमने लिखा है कि वह यहाँ रहता था। अब इसको पूरा करने के लिए हम एक वो देंगे। अब इसी को हम ये भी कह सकते हैं, वह यहाँ नहीं रहता था। तो ये नकारात्मक है, फिर भी हम लगा सकते हैं, तो केवल प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़ करके बाकी जगह इसका यूज होता है। इंग्लिश में भी जैसे ना असर्टिव निगेटिव आप पढ़ते हैं, तो इंट्रोगेटिव में ही चिन्ह चेंज होता है, बाकी तीनों तो ठीक ही ठाक रहता है, कोई वही हिंदी में भी है आपका, ठीक है। तो पहला नियम ये दर्शा दीजिएगा आप लोग।
दूसरा नियम लिखिएगा बेटा, इसी का दूसरा नियम है। छंदों में सम चरणों के बाद, छंदों में सम चरणों के बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कोई भी आपको दोहा याद है, बोलिए। कौन दोहा नहीं याद? मतलब छंदों में कोई भी छंद हो सकता है, दोहा भी हो सकता है, सोरठा भी, चौपट। अच्छा ये याद है, ठीक है। देखिए हम 2 लाइन का लिख रहे हैं। जैसे गुरु गोविंद, कोई भी हो सकता है छंद। 2 खड़े काके लागू पार। ठीक है, आप लगाते हैं ना, ऐसे कमा लगा देते हैं। ये पहला चरण हो गया, ये आपका दूसरा चरण। ऐसे ही गिनते हैं ना कि कुछ और गिनते हैं? नहीं, पहले हम क्लियर कर लें तब बताएं। तो आज कैसे गिनते हो तुम लोग? सब खुद कंफ्यूज हैं। ये दोहा है आपका बेटा, ठीक है। एक मैंने दोहा लिख दिया है क्योंकि कबीरदास मोस्टली साखी में दोहे ही लिखे हैं। तो आप देखिए ये जो पद है, ठीक है, तो एक लाइन एक हो गया, दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा। तो ये सम हुआ ना, तो बोल रहे हैं सम चरणों के अंत में लगता है। तो सम चरणों के अंत में ये देखिए पूर्ण विराम है, और इसको बोलते हैं परिपूर्ण यति, मतलब पूर्ण रूप से रुकना। यहाँ पे ठहरना है, यहाँ पे ठहरेंगे तब आगे बढ़ेंगे। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, रुक जाइए, तुरंत मत जाइए इधर, वहां रुक जाना है। फिर उसके बाद तब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब यहाँ पे पूरा रुकना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण विराम है, यहाँ पे परिपूर्ण है कि अब ये दोहा ही खत्म हो गया, अब दूसरा दोहा आप लीजिए, ठीक है। तो यही 2 है हमारा चिन्ह, बाकी कोई चिन्ह नहीं है। तो सम चरणों के अंत में, जैसा कि यहाँ पे ये बस दिखाने के लिए हमने लिखे हैं, ये विषम चरण हुआ पहला और तीसरा, और ये आपका सम चरण हुआ। तो सम चरण के अंत में ये लगता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। मतलब तुम लोग दोहा चौपाई सोरठा भूल गए हो का? तुम लोग सिलेबस में है छंद? अगला हेडिंग डालिए बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लिखिए बेटा, जिस वाक्य में प्रश्न का भाव निहित हो, जिस वाक्य में प्रश्न का भाव निहित हो, अर्थात कोई प्रश्न किया गया हो, उस वाक्य की समाप्ति पर
प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे, ठीक है। आप देखिए क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब जब हम प्रश्न करते हैं ना तो इसमें कोई ना कोई भाव निहित होता है पूछने का। तुम कब जा रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे गए, तो इसमें एक प्रश्न का भाव निहित है। और इस चीज को देखना, जैसे आपके घर में जैसे नहीं होता है, मान लीजिए आपके घर में सब मेले में जा रहे हैं और पिताजी आपको पूछने के लिए चले आए, अरे सीता तुम भी जाओगी, अब क्या काम न जाओ, बोलते हैं ना काम न जाओ, मतलब ऐसे आश्चर्य का भी भाव है, मतलब दुनिया के लोग जा रहे हैं मैं नहीं जाऊंगी। उस पर आंसर मिला ना कि काम न जाओ, मतलब सब जा रहे हैं मैं क्यों नहीं जाऊंगी, जाहिर सी बात है। तो जिसमें भाव निहित हो वो प्रश्नवाचक में चला जाएगा, आश्चर्य में नहीं रहेगा, सब जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो वही चीज है, जिसमें प्रश्न का भाव निहित हो वो प्रश्नवाचक। नियम लिखिएगा पहला बेटा, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में दो प्रश्नवाचक शब्द लगातार आए, यदि किसी वाक्य में दो प्रश्नवाचक शब्द लगातार आए तो दोनों के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। तथा वाक्य की समाप्ति पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, दो प्रश्नवाचक शब्द यदि लगातार आ रहे, एक आया तो लास्ट में आप लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी लिखे थे ना, आप कहाँ जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो लास्ट में आपने लगा दिया। लेकिन दो प्रश्नवाचक शब्द यदि लगातार आ जाए तब आप क्या करेंगे। तो मैंने दो वाक्य लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब कौन सा सेंटेंस सही है जरा आपको बताइए। अभी नियम ताजा ताजा लिखे हैं, भूले भी नहीं है। नियम क्या कह रहा है, यदि दो प्रश्नवाचक शब्द लगातार आए तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा और लास्ट में भी लगेगा। तो ऐसे अगर लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द यहाँ भी मतलब चिन्ह लगेगा और यहाँ भी लगेगा। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी लग जाता है जो कि गलत होता है, क्योंकि ये नियम कहता है कि लगातार आ रहे हैं तुरंत तुरंत। तो आप, क्योंकि इसमें दो ना, क्यों, क्या बात है, मतलब क्यों आए हो, क्या बात है, तो उसमें दो आप क्या रहे हैं, तो दोनों चिन्ह आपके लगेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। राम कब कहाँ कैसे गया। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन हो गया, 3 लगातार आ गया है, तो चिन्हों का प्रयोग आपको बराबर करना है। तो ये वाला गलत होगा ना, इसमें तो 2 ही। कहाँ
कब, कहाँ। तो 2 ठो आ गए लगातार, 1 2 3, तीसरा भी आ गया, तब भी वाक्य के अंत में कर दिए हैं। तीसरे वाले में तो वाक्य यहाँ नहीं ना किए हैं, इसके बाद तो सेंटेंस ही खत्म हो गया है। यहाँ भी तो ये दोनों लगा, ये आया है, फिर इसके बाद तो सेंटेंस तो यहाँ खत्म हो रहा है ना। एक लास्ट में लगा वाक्य की समाप्ति पे एक जो शब्द आया हुआ है उसकी, मान लीजिए एक और आ जाता कब, तो यहाँ पे लगा के फिर हम कब पे वो करते हैं। मतलब हमको वाक्य की समाप्ति पे भी लगाना है, उसको नहीं भूलना है, लेकिन अगर बीच में भी आ गए तो वहां पे भी हमको लगाना है। अब एक क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं, जरा आप लोग बताइए, लिखिए भी बताइए, ठीक है। प्रश्न लिखिए, ये प्रश्न है, आप कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कर दीजिएगा। आप कब आ रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में निहित भाव है, वाक्य में निहित भाव है, मतलब इस वाक्य में क्या भाव है। ऑप्शन ए लिखिएगा प्रश्न का, ऑप्शन ए प्रश्न का, बी शीघ्र उत्तर चाहने का, शीघ्र उत्तर चाहने का, सी आश्चर्य का, शीघ्र उत्तर चाहने का, सी आश्चर्य का, और डी सी आश्चर्य का, डी उपर्युक्त सभी। एक उसमें जो लगाया है बेटा, कैसे लिखे हैं आप लोग, आप कब आ रहे हैं, हाँ उसके बाद में जाके कब। अच्छा ठीक, आप कब आ रहे हैं, इसको एक और कर दीजिएगा, ठीक है। सिंगल मत लगाइएगा, डबल लगाइएगा। अब बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं ना, सिंगल नहीं लगा, इसमें डबल लग गया है। ऐसा कहीं प्रश्न देखे हैं, कहीं बड़े बड़े हैं, अच्छा नहीं देखे, अच्छा अभी से देखे हैं, आगे देखोगे कंपटीशन में देखोगे तुम लोग। यहाँ पे मैंने डबल लगा दिया है, यानी इसमें डबल प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और जिसमें डबल प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है उसमें आश्चर्य का भी भाव होता है, ठीक है, प्रश्न उत्तर जानने का भी भाव, और शीघ्र, मतलब सारा जो तीनों आप लिखे हैं वो तीनों भाव इसमें आ जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि आप बस एक ही कि कब प्रश्नवाचक चिन्ह देखेंगे और बोलेंगे प्रश्न का भाव है, लेकिन आप बस देखिए ना, यहाँ डबल लगाया हुआ है, यानी कब आ रहे हैं, कब आएंगे नहीं होता है, कब आएंगे मामा जी, कब आएंगे, कब आएंगे, तो एक होता है ना कि शीघ्र जानने का भाव भी होता है ना, तो वो भी आश्चर्य का भी, कब आएंगे, हम पूरा तैयारी करके बैठे हुए हैं, खाना ठंडा हो रहा है, चाय ठंडी हो गई, तो आश्चर्य का भी भाव होता है उसमें, ठीक है। तो टिप्पणी नीचे लिख लीजिएगा, ये कंपटीशन वगैरह में दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल में वो प्रश्नवाचक इतना ही पढ़ के जाते हैं ना। देखिएगा, जिस वाक्य की समाप्ति पर, जिस वाक्य की समाप्ति पर 2 या 2 से अधिक प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, 2 या 2 से अधिक प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, उस वाक्य में शीघ्र उत्तर की चाह, शीघ्र उत्तर की चाह, कामा प्रश्न की चाह तथा आश्चर्य का भाव निहित होता है, अर्थात तीनों भाव निहित होते हैं।
आश्चर्य का भाव यानी कि तीनों भाव निहित होते हैं जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है। अगला लिखिएगा हेडिंग बेटा, अगला चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखिएगा। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, विस्मय, शाबाशी, घृणा, विस्मय, क्रोध, शाबाशी, धन्यवाद आदि सूचक शब्दों का प्रयोग हो उस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ उस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जरा मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए कौन सा सही है। कहाँ आप लोग लगाते हैं? तीसरा सही है। पहला नहीं सही है? पहला क्यों गड़बड़ है? क्योंकि उसमें वहां अभी देखिए लिखे है ना कि विस्मयादि शब्दों के साथ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। हर्ष हो, शोक हो, घृणा, तो इसमें क्या है? शोक है ना, ठीक है। हाय, अरे, ओह, ठीक है। अरे वह कहाँ गया, अरे वो कहाँ गया। अच्छा, वाह कितनी सुंदर जगह है। एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, कंपटीशन वगैरह में पूछता है इसीलिए लिखिएगा। किस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है?
जैसे हाय वह मर गया। ठीक, ए लिख दीजिए। बी, अरे वह नहीं आया। अरे वह नहीं आया। सी, मोहन पानी लाओ। वाह कितनी अच्छी बात है। वाह कितनी अच्छी बात है। सी, सी, क्यों? वहाँ वो प्रश्न नहीं कर रहा है ना। अच्छा, प्रश्न नहीं कर रहा है तो उसमें भी कहाँ प्रश्न हो रहा है? इसमें तो आपको हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय दिखाना है। यहाँ पे क्या हो गया? कुछ नहीं। एक्चुअली देखिए बेटा, हाय, अरे ये सब जो शब्द आ रहे हैं कोई ना कोई भाव पैदा कर रहे हैं, चाहे घृणा का, चाहे हर्ष का, चाहे शोक का। लेकिन मोहन संबोधन का चिन्ह है। ये जो लगा है यहाँ पे है यही विस्मय का ही चिन्ह, लेकिन मोहन के बाद एक संज्ञा शब्द के बाद लगा हुआ है तो इसको संबोधन चिन्ह कहेंगे। ठीक है, यदि ठीक है तो इसके तो ये इसमें आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, संबोधन चिन्ह का प्रयोग हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ संज्ञा शब्द आया हुआ है। ठीक है, तो टिप्पणी लिखिएगा एक उसके नीचे। एक टिप्पणी लिखिएगा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आने पर विस्मयादि बोधक को संबोधन चिन्ह माना जाएगा। ठीक है, यहां समझने में ये सब भाव है। उफ, ये क्या हो गया? हाय तौबा, तो जितने अगर ये सब आ रहे हैं, अगर भाव के साथ ये लग रहा है तब विस्मयादि है। यदि संज्ञा या सर्वनाम के साथ तुम है, तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम मैंने लगा दिया, विस्मयवादी बोधक चिन्ह लगा दिया, तो तब ये संबोधन में चला जाएगा। तो संज्ञा और सर्वनाम यानी कोई नाम आता है या कोई सर्वनाम है तब ये संबोधन का चिन्ह, वही चिन्ह वहां कन्वर्ट हो जाएगा संबोधन में। दूसरा नियम लिखिएगा उसी में बेटा। हर्ष, शोक, घृणा आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अरे दूर हटो, इसमें कौन सा भाव है? अरे दूर हटो, घृणा का। ठीक है, घायल हो गया।
ठीक है, शोक का। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए बेटा, छोटा कोष्ठक लिखे है ना, ये छोटा कोष्ठक। ठीक है, हिंदी में इसको ना छोटा कोष्ठक नहीं कहते बेटा, भावबोधक चिन्ह बोलते हैं इसको। वो आपके गणित में छोटा कोष्ठक बोलेंगे, लेकिन हिंदी में जब आएंगे ना तो ये भावबोधक चिन्ह हो जाता है। लिखिएगा, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित दो स्थितियों में होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित दो स्थितियों में होता है। पहला नियम लिखिएगा, वाक्य में आए कठिन पदों के अर्थ को, वाक्य में आए कठिन पदों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जैसे भारत के निवासी, सह अस्तित्व मिलजुल कर रहना, में विश्वास करते हैं। ठीक है, खासकर इसका प्रयोग गद्य में विशेष रूप से होता है। कोई कठिन शब्द है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आ रही है तो उसको ब्रैकेट में लिख के दर्शा दिया जाता है। बहुत से ऐसे कठिन शब्द है ना, जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ आ गया कि वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। अब किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब नहीं पता तो वो ब्रैकेट में दर्शा दिया जाता है कि समझ में नहीं आना, मन में विचार ना आना। तो ऐसे देखिए यहाँ सह अस्तित्व हुआ तो जाहिर सी बात है समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि मिलजुल कर रहना। ठीक है, और गद्य में इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। दूसरा नियम लिखिएगा, नाटक में दिशा निर्देश हेतु जैसे परशुराम हाथ में फरसा लिए हुए लक्ष्मण पर
क्रुद्ध हो रहे हैं। हो गया बेटा? कोई नाटक आप लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि घर में ऑलरेडी ड्रामा चलता है तो नाटक आदमी क्या पढ़ेगा, है कि नहीं? बीए में है नाटक का ध्रुव सावनी है, जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। हाई स्कूल इंटर में भी एक चैप्टर रखा गया है, चंद्रशेखर का जो चैप्टर है 9th में, चंद्रशेखर आजाद जी का, वो एक नाटक का ही पार्ट है। वीरेण वीरेण पूज्यते एक है, वो सिकंदर का पार्ट है, सिकंदर और पोरस का। तो नाटकों में इसका बहुत अच्छे से प्रयोग होता है। अब जैसे परशुराम आए हैं तो उसको ब्रैकेट में क्लियर कर दिया कि फरसा लिए हुए डरा रहे हैं, कि फरसा लिए हुए हैं हाथ में, तो लक्ष्मण भी क्रोधित हो रहे हैं। तो इस चीज को अब यहाँ पे नहीं, इसके साथ नहीं, उनको अलग से क्लियर किया गया है, ठीक है। और जैसे ध्रुव स्वामी में पढ़ेंगे तो ध्रुव स्वामी जो है वो जो है बैठी है, तो बैठी को फिर बाद में इंगित किया गया कहाँ बैठी है, ठीक है, चट्टान पे बैठी हुई एकाग्र है, ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर दिया गया, फिर आगे क्लियर किया गया है, ठीक है। तो जब नाटक पढ़ेंगे तो इस चिन्ह का बहुत ज्यादा आपको यूज मिलेगा, इसका भी निर्देशक चिन्ह का भी नाटकों में बड़े अच्छे से इसका यूज होता है। क्योंकि कई चीजें है ना कि दर्शक नहीं समझ पाएगा तो उसको ब्रैकेट में दर्शाया जाता है, उसको और क्लियर किया जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट किया जाता है। जैसे मैम किसी पात्र का नाम दे देता है तो उसे उसका संबंध बता, हाँ, संबंध बताने की, जैसे कोमा आ गई तो कोमा का क्या संबंध है तो दिखा रहा है कि नहीं, हाँ वो उसकी प्रेमिका है, तो वो दर्शा दिया, ठीक है। अगला हेडिंग डालिएगा बेटा, लाघव चिन्ह या संक्षेपण चिन्ह। लाघव चिन्ह या संक्षेपण चिन्ह, लिखिएगा। संक्षेप क्या मैं बोली, लाघव चिन्ह या संक्षेपण चिन्ह, वो जो सुनना लिखे थे आप लोग, लिखिएगा। नाम को संक्षेप में लिखने हेतु नाम को संक्षेप में लिखने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए बेटा, हम लोग शॉर्टकट वाले हैं ना, हाँ, हर जगह सुनना लगा काम लगा देते हैं आप लोग। आप लोग सुनना कैसे लगाते हैं जरा हमको बताइए, ऐसे लगाते हैं कि ऐसे लगाते हैं? ये वाला कि ये वाला? बीच में जो खाली रहता है, अच्छा तब ठीक है, ऐसा लगाते तो ऐसे ही लगाना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं ना बेटा, अब इतना बड़ा डॉक्टर है तो हम यहाँ पे इसको दर्शाने के लिए, छोटा करने के लिए लिखते हैं ये, और आप लोग मोस्टली मैंने ऐसे ही देखा है, ये तरीका गलत है, ये ऐसे नहीं लगता, ये दिखना चाहिए बीच में, वो व्हाइट वाला जो भी पेज है आपका वो दिखना चाहिए, ठीक है, तब तो सही है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। अब जैसे आप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, तो CPU, ठीक है, वो दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखा रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बहुत से बड़े बड़े नाम है ना तो ऐसे शॉर्ट हो गए हैं, विज्ञान वगैरह में, टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग बड़े अच्छे से होता है, क्योंकि बहुत टफ नाम है ना, तो सुनना लगा के अंग्रेज काम चला लेते हैं, क्योंकि बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है। और हिंदी में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, हम लोग जबरी बना लिए हैं।
पूरा बोलिए। ठीक है, अगला नियम लिखिए बेटा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसमें और भी है सारे जो बीए हुए एमए में लिखते हैं सब आ जाएंगे इसी में। ठीक है, तो और अपना जो उदाहरण होगा अपना लिख लीजिएगा, बस मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक मैम हेडिंग डलवाइए योजक चिन्ह। हाँ, योजक चिन्ह लिखिएगा। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहला नियम लिखिएगा, विलोम शब्दों के साथ। विलोम शब्दों के साथ। ठीक है, यानी विलोम शब्द आते हैं, जैसे लाभ लिख रहे हैं, अब इसको हम लाइन में दर्शा रहे हैं तो लाभ के साथ हानि, दिन रात, यानी विलोम शब्द के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा नियम लिखिएगा बेटा, समानार्थी शब्दों के मध्य। समानार्थी शब्दों के मध्य। ठीक है, समानार्थी मतलब जो पर्यायवाची शब्द आप यूज करते हैं सेम उसी से मिलता जुलता, जैसे आप लिखते हैं ना, घास फूस। ठीक, कपड़ा लत्ता, बोलते हैं ना कपड़ा लत्ता हमारे पास नहीं है तो इनके साथ यूज होता है, नहीं है। तीसरा नियम लिखिए बेटा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के मध्य। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के मध्य। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के मध्य। स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या हुआ बेटा, जैसे माता पिता, भाई बहन। ठीक है, जो भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग अपना बना लीजिएगा। ठीक, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है बस वो जानते रहिए आप लोग। पता चला आप लोग कामों लगा के काम कर लेते हैं ना, कामा लगा देंगे हो गया, तो उस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, शुद्ध शुद्ध में ये सब आता है। चौथा नियम लिखिएगा, दो संख्याओं के मध्य। दो संख्याओं के मध्य। ठीक है, दो संख्या मतलब जैसे कोई भी दो संख्या हो गई, अब जैसे हम लिख रहे हैं 2 4, ठीक है, और 2 4 ऐसे भी तो आप लोग लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नियम ये है 10 12, मतलब दो संख्या के मध्य आपको लिखना है, क्योंकि इसका मतलब होता है से या और होता है। अब जैसे 2 से 4 तक को क्लियर करेंगे तो 2 से 4 तक, और कामा लगा देंगे तो की भी होता है, कामा का मतलब की भी होता है, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नियम लिखिएगा बेटा, द्वंद्व समास के द्वंद्व समास के मध्य जैसे में दिखा दीजिए बेटा, राम श्याम।
दिन रात, ठीक है। अगला नियम लिखिएगा बेटा। स्थान पूरक चिन्ह, स्थान पूरक चिन्ह, लिखिएगा। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। लिखिएगा। पहला नियम, अधूरे वाक्यों को दर्शाने हेतु, अधूरे वाक्यों को दर्शाने हेतु जैसे मोहन, जैसे मोहन तुम यहाँ अभी तक, तुम यहाँ अभी तक ठीक है। ठीक है, ये अधूरा वाक्य होता है। तुम यहाँ अभी तक क्यों नहीं आए या जो भी है, ये वाक्य अधूरा है। तो सस्पेंस दिखाने के लिए भी इसका यूज होता है। और इसको देखना होगा ना, तो 9th या 10th में एक चैप्टर है ममता, जयशंकर प्रसाद का चैप्टर है, उसमें ये आपको खूब मिलेगा, दर्शाया गया है। ठीक है। दूसरा नियम लिखिएगा, वाक्य में पदों के मध्य, वाक्य में पदों के मध्य लंबे अंतराल को दर्शाने हेतु, वाक्य में पदों के मध्य लंबे अंतराल को दर्शाने हेतु, जैसे सोहन दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया और कहा कि, और कहा कि वहाँ आग, ठीक है, लग गई। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है दृष्टि टाइप से, ये समझ लीजिए कि सोहन दौड़ता हुआ आया और कहा कि वहां, अब वहां के बाद शायद वो दौड़ता हुआ आया हो, हाँफ रहा हो, वो बोल नहीं पा रहा है, तो थोड़ी देर बाद तब उसने बोला आग, फिर और हाँफ लिया होगा तब बोला लग गई। तो लंबे अंतराल को दर्शा, क्योंकि हाँफ रहा है, उसको पानी में कोई देगा तब ना हादसा होगा, भयभीत होगा, चाहे जो भी रीजन रहा होगा। तो यहाँ लंबे अंतराल यानी काफी समय बाद ये शब्द, इसके बाद ये बोला गया, फिर इसके बाद ये बोला, लंबा अंतराल है। ठीक है। अगला उसी में नियम लिखिए बेटा, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु,
रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु। ठीक है, जो जन्म लेता है, जो जन्म लेता है उसकी, अच्छा उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो जन्म लेता है उसकी, तो ये डॉट डॉट यानी ये रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान को भी दर्शाने के लिए आप लोग खूब भरे हैं, सोशल वोशल में भरने के लिए आता था, तो रिक्त स्थान को भरने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। एक और नियम लिखिएगा, नाटकों में गालियों को दर्शाने हेतु, नाटकों में गालियों को दर्शाने हेतु, जैसे अरे राम गुप्त, अरे राम, अरे राम गुप्त तुम क्लीव हो, डॉट डॉट कर दीजिएगा। 36 तो गाली दी है, तो जो गाली कहने लायक है वो कह दिया गया, जो नहीं है तो उसको छुपा दिया गया। क्लीव मतलब नपुंसक हो। ये ध्रुव स्वामी का पाठ है। ध्रुव स्वामी, क्योंकि थोड़ा बहुत आप उस नाटक को पढ़े होंगे ना, तो जो उसका पति रहता है वही जो है उसको दूसरी जगह जाने के लिए कहता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने पति को गाली दे रही है। अगला नियम, अगला लिखेगा चिन्ह का, हंस पद या त्रुटि सुधार चिन्ह। हंस पद या त्रुटि सुधार चिन्ह, लिखिएगा, वाक्य रचना में यदि कोई पद, वाक्य रचना में यदि कोई पद छूट जाए तो, वाक्य रचना में यदि कोई पद छूट जाए तो उस पद को उचित स्थान दर्शाने हेतु, उचित स्थान दर्शाने हेतु, स्थान दर्शाने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिएगा, राम बाजार से पुस्तक लाया। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसको मैं दो तरीके से आपको बना के दिखा रही हूँ। राम बाजार से कौन सा सही है? तीसरा, दूसरा
किधर आप लोग लगाते हैं ये बताओ पहले। तुम लोग कैसे लगाते हो? वो दूसरे की तरह, तब सही। ठीक है, ये सही है और ये तरीका आपका गलत है बेटा। जैसे एक सेंटेंस लिखा, हम पुस्तक भूल गए हैं, ठीक है, तो मोस्टली ऊपर ही लिखा जाता है, नीचे नहीं लिखा जाता है। इसको और ऊपर आप कर सकते हैं, इस लाइन को और ऊपर करके भी लिख सकते हैं, इसको और ऐसे चुंडी की तरह दे के ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैंने जगह दिया, जगह ही नहीं है तो क्या करें, एरो दिखाएंगे तब तो ऊपर जाएंगे। मान लीजिए इसको और हटा दीजिए, ठीक है, इसको और हटाइए। अब पुस्तक एकदम भूल गई है, जगह ही नहीं बचा है, यहाँ लाया लिख दीजिए। तो अब पुस्तक को यही ना लिखेंगी, तब तो इस चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, तो उसको ऊपर दर्शाना है। ठीक, मतलब तुम लोग चिन्हों गलत लगाते हो, कंफ्यूजन हो जाता है ना, लगाते ही नहीं तब तो ठीक है, कोई जरूरत उसकी नहीं है, सावधानी से लिखिए। नवा लिखिएगा बेटा, आगे बढ़े ना। नवा लिखिएगा, अपूर्ण विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह ऐसे लिखिएगा, अपूर्ण विराम चिन्ह। लिखिएगा, किसी शीर्षक को पूर्णतया, किसी शीर्षक को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए, किसी शीर्षक को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए अथवा विषय का संकेत करने हेतु विषय का संकेत करने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। कामायनी एक पुनर्विचार, नाम नहीं सुने होंगे आप लोग, सुने हैं? यस नहीं, महादेवी का नहीं है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग आधुनिक युग में बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे आप एक फिल्म आई थी ना गदर, एक प्रेम कथा, तो गदर के आगे ये चिन्ह होना चाहिए था, क्योंकि गदर माने होता है लड़ाई करना, लेकिन आगे क्लियर किया है कि प्रेम कथा के लिए है। ये लड़ाई आजादी के लिए नहीं है, स्वतंत्रता के लिए नहीं है, प्रेम के लिए है। ठीक, उसने क्लियर किया है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो ये कामायनी पे बहुत सी टिप्पणियां लिखी गई है, लेकिन जो मुक्ति बोध है वो एक पुनर्विचार कर रहे हैं कि जो टिप्पणियां लिखी गई हैं कितनी सही है कितनी नहीं सही है, इन उसको और क्लियर किया गया। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की है, मतलब छायावाद का श्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इसी पे एक बार पुनर्विचार किया जा रहा है कि फिर से इसको देखा जाए कहाँ तक सही है। और प्रेमचंद जी के ऊपर भी काफी पुस्तकें लिखी गई है, तो उनका व्यक्तित्व ही एक अध्ययन है, कितनों भी पढ़ लो कम है। जैसे कुछ चीजें हैं ना, कितनों भी खा लो कम लगता है, ऐसे कुछ व्यक्तित्व हैं कितनों भी पढ़ लो लगता है हम कम जाने हैं, उनको और जान लें। ठीक है, तो इसको और क्लियर करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग मैंने लिख दिया। इस चिन्ह मतलब का प्रयोग बहुत ज्यादा क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए होता है। हाँ, जैसे लिख दीजिए बेटा।
अगला नियम लिखिएगा, तुल्यता सूचक या समानता सूचक चिन्ह, जिसको आप लोग बराबर बोलते हैं। तुल्यता सूचक या समानता सूचक चिन्ह। उसमें पहला नियम लिखिएगा, गणित में तुल्यता दर्शाने हेतु, गणित में तुल्यता दर्शाने हेतु 1 रुपया बराबर 100 पैसा, ऐसे में दर्शाते हैं गणित में। और हिंदी में गणित में तुल्यता दर्शाने हेतु शब्दों को के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु, पहला में ये दर्शा दीजिएगा, दूसरा में शब्दों को स्पष्ट करने हेतु, जैसे जलज, जलज बराबर कमल, हिंदी में ऐसे यूज होता है, गणित में आपको वैसे यूज होता है। शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु, शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु। लिखिएगा बेटा अगला चिन्ह, एकल अवतरण चिन्ह, एकल अवतरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। लिखिएगा, किसी पुस्तक के नाम को दर्शाने हेतु, किसी पुस्तक के नाम को दर्शाने हेतु कोई भी पुस्तक है A to Z, चाहे गद्य की हो चाहे पद्य की हो, जैसे आप देखिएगा तुलसीदास ने रामचरित मानस, ठीक है, की रचना की, तो ये आपकी कवि हैं और ये इनकी रचना है। तो जब इनकी रचना आ गई तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को लिखा, ठीक है, तो पुस्तक का नाम आ गया। कोई भी पुस्तक आ जाए बीच में तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। और इस चीज को देखना हो बेटा तो आप लोग हाई स्कूल इंटर में लिखते आए ना, संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक फलाना फलाना, तो जब चैप्टर का नाम आता है तो उसको लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। फिर कवि या लेखक का नाम आता है तो इन्वर्टेड कॉमा में, पाठ का नाम आता है तो इन्वर्टेड कॉमा में। तो उस जगह आप उसको खुद दर्शाएं, बस याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बस काले से लिख के हट जाते हैं, जबकि काले से नहीं लिखना है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखना है। उसी में दूसरा नियम लिखिएगा बेटा, कवियों या लेखकों के उपनाम को दर्शाने हेतु, हाँ, कवियों व लेखकों के उपनाम को दर्शाने हेतु, ठीक है। बहुत से कवि और लेखक हैं, जैसे देखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अब निराला जो है, अब जब आप, ये इनका नाम है और निराला इन्होंने अपनी उपाधि है, तो उपाधि को जब भी लिखेंगे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। अगली बार आएंगे तो कुछ लेखकों और कवियों को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि अब जैसे यही छायावाद के कवि है, जैसे इनका नाम ये सूर्य कुमार था, तो बोलते हैं हम कुमार उमार नहीं है, हम सूर्य के स्वामी रहेंगे, तो कांत रख लेते हैं,
बोले कुमार हमको नहीं रहना है, अपना नाम खुद ही चेंज कर लेते हैं। कुमार की जगह कांत, कांत मतलब स्वामी, मैं सूर्य का स्वामी हूँ। और उस समय मतवाला पत्रिका निकाले थे, इसलिए अपना नाम निराला रख लेते हैं। मतवाला से इंक्लूड करते हुए अपना नाम रख लेते हैं निराला, मतलब अपना खुद ये निर्माण किए हैं। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, बहुत से कवि लेखक हैं जिनके उपनाम हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। लिखिएगा अगला चिन्ह बेटा, अल्प विराम, अल्प विराम। लिखिएगा जब अर्धविराम से थोड़ा सा ज्यादा, जब अर्धविराम से थोड़ा सा ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकते हैं तो वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मोहन, सोहन और रमेश तीनों मित्र हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये पूर्ण विराम है ना, यहाँ पे हमने स्टॉप किया है। और अर्ध विराम का भी चिन्ह देखे हैं, तो कह रहा है कि पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम और अर्ध विराम से थोड़ा सा ज्यादा। जैसे आप नाम लेते हैं मोहन, सोहन, आराम से, यानी कि मोहन सोहन तीनों मित्र हैं, फटफट फटफट तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मोहन, सोहन और रमेश तीनों मित्र हैं, स्टॉप। तो जहां कामा आ गया आपको थोड़ा सा विराम देना है। अल्प मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और एक जगह प्रयोग होता है मुख्य वाक्य को उपवाक्य से जोड़ने के लिए होता है। जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं ना, सीता ने कहा, तो आप देखते हैं ये ऐसे लगा रहता है, फिर इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो ये मुख्य वाक्य कहा, इसके बाद आ रहा है कुछ तो कहा है, इनकम्प्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप एक दूसरा वाक्य बोलेंगे। सीता ने कहा कि वह जाएगी, वह पढ़ेगी, वह खाएगी, तो ये मुख्य वाक्य है। अगला जो जोड़ेंगे आपका उपवाक्य हो जाएगा। तो मुख्य वाक्य से जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। और इसको हटा देंगे तो इसका मतलब की हो गया, मतलब अगर इसको नहीं लगाते हैं तो आप की लगा करके भी जोड़ सकते हैं, तो की को भी छुपाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, अगला लिखिएगा अंतिम नियम बेटा, अर्धविराम। अर्धविराम
लिखिएगा। जब एक साथ प्रधान वाक्य उपवाक्य बोले जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, सुबह का वातावरण बहुत सुंदर है। सुबह का वातावरण बहुत सुंदर है। चिड़िया चहचहा रही है, और भंवरे गुनगुना रहे हैं। हो गया बेटा? ठीक है, ये प्रधान वाक्य है, इसके साथ अन्य वाक्य जुड़े हुए हैं, तो इनको जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है मेन आपका देखिए बेटा, अल्प विराम वाला देता है, विस्मयादि बोधक वाला देता है, यही दोनों उठा के आपको रखता है। ठीक है, तो इस विस्मयादि बोधक अपना देख लीजिएगा आप लोग। और कहीं कहीं ये चिन्ह पहचानने के लिए देता है कि चिन्ह कौन सा है। कितना हुआ टोटल आप लोगों का? 12 ना, चलिए बहुत। ठीक है, आइएगा बेटा आप लोग।